झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल है। इसके तहत जनजातीय समाज के भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। इस वीडियो सीरीज में इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लाया गया, क्यों लाया गया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से जनजातीय समाज पर होने वाले प्रभाव की क्या क्या प्रभाव हुए, दुष्प्रभाव हुए या अच्छे प्रभाव हुए। प्रश्न तो है कि क्या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जनजातीय समाज को विकास दे पाया, सुरक्षा दे पाया, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ पाया या रक्षा में हत्या का कहावत सिद्ध कर रहा है। वास्तविकता देखें तो यह कानून आदिवासी समाज को न्याय नहीं दे पा रहा है, बल्कि उनके विकास को बाधित कर रहा है और यह विकसित समाज के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। इसी वोट बैंक की राजनीति से हटकर मानवता के दृष्टिकोण से जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और पूर्ण संवैधानिक अधिकार देने की सोच विकसित करनी होगी। पुरानी व्यवस्थाओं का पुनः विश्लेषण करने और कानून में समुचित सुधार करने की आवश्यकता है। इस कानून को 1908 में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पारित किया, जो भारत की व्यवस्था को अपने संपूर्ण नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से कार्य कर रही थी। उसे भारत के लोगों से बस इतना ही मतलब था कि वो भारतीयों को अपना गुलाम समझते थे। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि उपनिवेशी सरकार अर्थात कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है। उपनिवेशी सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसे एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर या विकसित देश या संपूर्ण देश पर या उसके किसी भूभाग पर, किसी क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ शासन स्थापित करने के लिए बनाता है। इसको कहते हैं उपनिवेशी सरकार। यह सरकार उस देश के नियंत्रण में होती है जिसने उपनिवेश स्थापित किया। उस समय ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार काम कर रही थी और शासन को अपने तरीके से चलाने के लिए कार्य कर रही थी। उपनिवेशी शासन का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, संपत्ति और श्रम का शोषण करना होता है, ताकि शासक देश अर्थात उपनिवेश बनाने वाला देश का लाभ हो सके। उपनिवेशी सरकार स्थानीय लोगों के लिए कठोर कानून बनाती है ताकि वह शासक देश के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। यही कारण था कि तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने कानून को इस प्रकार बनाया कि उसके दो चेहरे बन गए। एक जो जनजातीय समाज के हित में दिखाया गया और दूसरा जो वास्तव में उस समुदाय पर अंकुश लगाने के लिए किया गया। 19वीं सदी के आखिरी काल तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने मुंडाओं के पारंपरिक खटखटी व्यवस्था को प्रभावित किया। खटखटीदार गांव का संस्थापक या संस्थापक के पुरुष वंशज होते थे। इस व्यवस्था में जमीन का स्वामित्व मूल रूप से मुंडा समुदाय के पास था। जंगल थे, जंगलों को काट कर वो खेती योग्य बनाते थे और उस पर वो अपना स्वामित्व रखते थे और उनका और या उनके वारिस जो पुरुष वंशज होते थे वो उसकी व्यवस्था देखरेख करते थे। जंगलों से बड़ी ज़मीनें लेकर मुंडाओं ने खेती की व्यवस्था की थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस पर निजी संपत्ति और किराए की अवधारणा थोप दी। उस पर भी रेंट लगा दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और जमींदारी प्रथा के द्वारा मुंडाओं के अधिकारों की उपेक्षा ने आदिवासी समाज को असंतोष और शोषण की स्थिति में रखा, जो समय समय पर
विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। उस समय आदिवासी समाज वन संपदा की आय से ही अपना जीवन निर्वहन करते थे, जिस पर उपनिवेशी हस्तक्षेप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के दौरान जमींदारों और किसानों के बीच संघर्ष का बड़ा कारण बना, जो ब्रिटिश उपनिवेशीय सरकार के लिए एक चुनौती बन गया। वर्ष 1900 में करीब 1900 के करीब श्री बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन उभरा। इस आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक हो गया था, ब्रिटिश सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि वन्य क्षेत्र में बिरसा मुंडा जी के आंदोलन को किसी प्रकार बाहरी समर्थन से दूर रखा जाए और इसे कमज़ोर किया जाए। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन इतना बृहत रूप ले चुका था कि वो अंग्रेज़ों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। इसके पहले ही वन विभाग अधिनियम 1868 और भारतीय वन अधिनियम 1882 के तहत आदिवासियों के जंगलों पर अधिकार सीमित कर दिए गए थे। तो आदिवासियों के पर प्रतिबंध तो वहीं से प्रारंभ हो गया था। वर्ष 1908 में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू कर दिया। कहा तो गया कि इनसे आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण को, भूमि के अधिकारों को संरक्षित किया गया। ये बताया गया कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू होने से आदिवासियों के या जनजातियों के अधिकार, भूमि पर अधिकार को संरक्षित होंगे और इससे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। शांति क्या स्थापित होगी? ब्रिटिश के विरुद्ध जो आवाज़ उठ रही थी, जो संघर्ष उठ रहा था, उसको लोग रोक रहे थे। वो विश्व विराम लग जाएगा, ये उन लोगों की मान्यता थी। परंतु सच क्या था? सच तो ये था कि ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी समुदाय और उनके आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए आदिवासियों के भूमि पर के अधिकार को सीमित कर दिया। अब समझने की बात है, जहाँ एक ओर सेक्शन 46 छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 46, यही रिस्ट्रिक्ट करता है जनजातीय समाज के भूमि के हस्तांतरण के अधिकार को। तो 46 के द्वारा वन क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले जनजाति के भूमि हस्तांतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर क्या किया सरकार ने, मैंने ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों के लिए, खनन के लिए भूमि अधिग्रहण पर छूट दी गई। जब वन क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए है, उनके हित की बात करते हैं, तो फिर ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये छूट दी गई। क्यों दी गई? ताकि उस समय की ब्रिटिश सरकार आदिवासी की भूमि पर कब्जा कर सके। इस प्रकार छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी समुदाय और उनके आंदोलन पर अंकुश लगाने का कार्य किया और वहीं दूसरी ओर भूमि पर उनके अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार जनजातियों को कमज़ोर करने के लिए छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट को लागू किया। अगर हम इतिहास को देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के शासनकाल से ही जनजातीय समाज जंगल क्षेत्र में अपनी आजीविका चलाते रहे। ये आज का काल नहीं था, काफ़ी पुरानी बात थी। इस कानून को लागू कर ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने उनके अधिकारों को छोटा कर दिया। दूसरी ओर अगर आज की परिस्थितियों का अवलोकन करें तो एक बड़ा बदलाव आ चुका है। आज वो राम काल का समय नहीं है, आज वो वन क्षेत्र नहीं है। बहुत सारे वन क्षेत्र कट गए, बहुत विकास हो गए, डेवलपमेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, कहीं सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए। फिर भी आज भी उनके आय का साधन, जीविका का साधन वन क्षेत्र की लकड़ियाँ ही हो, यह कहाँ तक उचित? युगों बीत जाने के बाद भी छोटी राजनीतिक सोच उन्हें वनवासी बनाए रखना चाहती है। विकास की कई परिभाषाएं लिखी जा चुकी हैं, जीवन शैली बदल चुकी है। वन क्षेत्र के आय से जनजातीय समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। इतनी आय नहीं होती है कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किसी प्रकार वो जन अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं।
फिर इस विकसित युग में उनका अन्य समाज के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए उन्हें वन क्षेत्र नहीं बल्कि शिक्षा और अन्य विकसित बुनियादी सुविधा की जरूरत है। क्या विकसित समाज यह चाहता है कि आज भी जनजातीय समाज जंगलों से, पेड़ों से फल तोड़कर और वनवासी जीवन जीते रहे? शिक्षा के लिए, बच्चों के समुचित पालन पोषण के लिए, उनके चिकित्सा के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। उनके पास भूमि तो है पर उनका उपयोग वे नहीं कर पाते और मजबूर होकर मजदूरी करने को विवश होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार यही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है। अतः जनजातीय लोगों के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके समानांतर विकास के लिए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस कानून में सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विचार विमर्श में शामिल हो सकें। क्योंकि ये विचार विमर्श है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं अपने विचार को, अपने मत को रख रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को जो मैंने अध्ययन किया, जो मैं देख रहा हूँ, व्यवहारिकता देख रहा हूँ, समाज में देख रहा हूँ, इसी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।